ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी जी पश्चिम से पूरब की ओर अब जा रहे हैं। पश्चिम मतलब आपने देखा गुजरात गए, वो राजस्थान गए, फिर बंगाल पहुंच गए, बंगाल के बाद वो बिहार पहुंच गए, बिहार के बाद आज उत्तर प्रदेश पहुंच गए, उत्तर प्रदेश के बाद अब कल वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है ऑपरेशन सिंदूर। आंतरिक राजनीति में इसको भुनाने की जो प्रक्रिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और भुनाना भी मैं समझता हूँ कि एक नियंत्रित शब्द है, इसका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होना बिल्कुल गलत है। 22 अप्रैल और 10 मई के बीच में जो हुआ, ये 18 दिन, ये मुझे लगता है ऐसा कि मोदी की राजनीति के सबसे कठिन विदेश नीति का खोखलापन सामने आया है, जिस पे अभी हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे। और तो ये जो 3-4 चीज़ें 18 दिन में हुई, आज भी देखिए कि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इस सरकार के लिए कि ट्रंप को कोई सीरियसली लेता नहीं तो सरकार को बड़ी तकलीफ हो गई होती। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कहा गया था औपचारिक रूप से, सरकार की तरफ से कहा। तो ये अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ सरकार की इसके लिए, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं समर्थन करता हूँ कि उत्तर देशों में 129 विजिट्स हुई हैं 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अच्छा, ये मुझे आंकड़ा मालूम नहीं था। और 11 साल से उनका जो समर्थक मीडिया उसमें डंका बज रहा था विश्व गुरु का, वो तो गुब्बारा फूट चुका। नहीं तो ये जो आप फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस वाला जो एक डाइकोटोमी और डिबेट है, इसमें बहुत जरूरी हमको, और ये सब सरकार ही कर सकती है। कोई विपक्ष हम कहते हैं तो हम तो गैर राष्ट्रीय हो जाते हैं। ये सब चीजें आज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई है, एक हिचक के साथ बोलनी पड़ती है, एक भय के साथ बोलनी पड़ती है। लेकिन कोर्ट से ही एक मामला और भी है और बहुत चर्चा में रहा, जस्टिस यशवंत वर्मा जी का मामला। उनके घर में अचानक गोडाउन में आग लग जाती है, नोटों की गड्डी, और बहुत ही जूम इन पिक्चर्स आते हैं जिसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं। वो इम्पीचमेंट एक मृत्युदंड है, और विचित्र बात यह है कि ऐसी किसी चीज के लिए मृत्युदंड से कम कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज लाइक सेइंग कि राजीव रंजन हैज कमिटेड मर्डर, द ओनली पेनल्टी इज नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। नमस्कार, पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं हर 15 दिन में हम मिलते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब से, स्ट्रेट टॉक विद अभिषेक मनु सिंघवी। और आप खूब सराहते हैं, कुछ कमेंट्स भी आता है आप लोगों का, और आप पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं कि अगली बार आप उनसे पूछिएगा। तो आज फिर से हम मिल रहे हैं सिंघवी साहब से, और आप जानते हैं सिंघवी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिंघवी साहब जो हैं वो देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। इसके अलावा एक नहीं बल्कि 4 बार अभी भी वो राज्यसभा सांसद हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी, और साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि एक जगह आप इतनी सारी चीजों को आप देखते हैं, और इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज, वो लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, तो ये सब कुछ। और सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, और प्रशांत जी आपका भी स्वागत। सिंघवी साहब, देखिए 15 दिनों में इतनी सारी चीजें आ जाती हैं जिस पर आपके विचार सुनना जरूरी होता है। बहुत अनौपचारिक हम लोग चर्चा करते हैं, और इसमें वो सारी बातें हम लेके आते हैं जो पिछले 15 दिनों में जो घटनाक्रम है, पॉलिटिकल, सोशल और लीगल, इन सारी बातों को आपके सामने हम रखते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर तो लगातार चल ही रहा है। नरेंद्र मोदी जी पश्चिम से पूरब की ओर अब जा रहे हैं। पश्चिम मतलब आपने देखा गुजरात गए, वो राजस्थान गए, फिर बंगाल पहुंच गए, बंगाल के बाद वो बिहार पहुंच गए, बिहार के बाद आज उत्तर प्रदेश पहुंच गए, उत्तर प्रदेश के बाद अब कल वो मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन है ऑपरेशन सिंदूर। और अब ये भी है कि सिंदूर घर घर पहुंचाने की प्लानिंग भी है। तो एक तरफ देश की सुरक्षा की बात, उस पे भी एयर चीफ मार्शल का कल बयान आया है, वो भी आपने देखा होगा, अमरजीत सिंह साहब का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि समय पर चीजें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, सुरक्षा की बात। दूसरी तरफ ये जो मामला है जिसमें सुरक्षा के नाम पे ही कुछ राजनीति भी हो रही है, उसी राजनीति से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, और लीगल पे भी आएंगे। बहुत सारी चीजें आपसे समझनी है, जाननी है। इसको कैसे देखा जाए?
क्या आपको भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ राजनीति है? क्या आपको भी लगता है कि चूंकि अब सामने बिहार का चुनाव है और इसलिए इसको भुनाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी जी? राजीव जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब जब भारत में एक संकट आया है, चाहे उसको आप विदेशी संकट, युद्ध, आतंकवाद या इस प्रकार की कोई सर्जिकल स्ट्राइक की प्रक्रिया कहें, तो देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार 2025 में जो मौखिक रूप से, मौलिक रूप से हर तरीके से खड़े होकर जबान द्वारा हर राजनीतिक अंग ने समर्थन किया सरकार का, मैं नहीं समझता कभी पहले देखा गया। पहली बात ये समझनी जरूरी है। तो समर्थन कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है जी। और विपक्ष का हर अंग कर रहा है, प्रादेशिक या राष्ट्रीय। उसकी सराहना करनी चाहिए, उसको कम से कम रिकॉग्नाइज करना चाहिए। जब इतनी एकजुटता हुई है और उसके अलावा विदेश जा जाकर भी भारत देश का, न इस सरकार का, न इस सरकार का, न इस सरकार का, भारत देश का एक पूरी कहानी बताई जा रही है जी। उसके दौरान उसके मध्यस्थ में बार बार किसी चीज को लाना, मैं समझता हूं एक इतनी बड़ी गंभीर चीज का सस्तीकरण हो जाता है। आपने तो मैं समझता हूं कुछ बहुत ही नियंत्रित शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उस परिधि के बाहर जहां की समर्थन पूरा हुआ है और विदेश में भी हो रहा है, आंतरिक राजनीति में इसको भुनाने की जो प्रक्रिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं। और भुनाना भी मैं समझता हूं कि एक नियंत्रित शब्द है, इसका पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होना बिल्कुल गलत है। नंबर 2, इस देश में 75 वर्ष से एक नियम रहा है, एक परंपरा रही है, एक विरासत रही है कि बहुत चीज़ों में हम इस प्रकार से भुनाने की प्रक्रिया नहीं करते हैं। बहुत चीज़ों में हम राजनीतिकरण नहीं करते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। अब सब जानते हैं कि इस देश में सर्वोपरि है हमारे आर्म्ड फोर्सेस का शौर्य जी। उसको आप जाके बार बार अगर इस प्रकार से बोलेंगे अपने भाषणों में, तो आप उनको भी इसकी परिधि में ला रहे हैं। ये बात प्रमाणित है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत प्रकाशित जरूर हुई थी उस वक्त कि कुछ थोड़े से पोस्टर्स वाजपेयी जी के वक्त कारगिल के लगा दिए गए थे जी। और कोई आज के पैमाने पे मैं समझता हूं कि अल्प से भी अल्प थे जी। उसमें भी जब उस वक्त के चीफ थे, शायद मलिक साहब दोनों वीपी मलिक थे, उन्होंने फोन किया। ये करीब करीब स्थापित है, औपचारिक रूप से कोई कहता नहीं लिखता नहीं है, और तुरंत वाजपेयी जी ने उसको भी रोक दिया क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में हो रहा था। जी। ये एक संयम होता है, ये गरिमा होती है। आज आप अगर हर बार जाके हम दिव्या दे रहे हैं सिंदूर की, हम घर घर जाके ये बोलेंगे, अरे भाई तो हम कौन कह रहे हैं? आपने बीजेपी के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आप बीजेपी के पदासीन हैं, क्या आपने जाके लड़ा था वहां पर? आप खड़े होते गन लेके क्या? चलिए हम दोनों साथ मिलके आर्म्ड फोर्सेस की प्रशंसा करें, समर्थन करें। बिल्कुल। इसका जो सस्तीकरण, इसका जो राजनीतिकरण, इसका जो बार बार, देखिए इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं कि कुछ समय में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू करना लगता है हर चीज पे। लेकिन ये जो एक जो तौर तरीका है इस सरकार का, हमेशा से रहा है। इवेंट मैनेजमेंट का जो शब्द किया जाता है इस्तेमाल, वो इस कारण से किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो इवेंट मैनेज करते, इसलिए कि हर चीज को एक भुनाने की प्रक्रिया सिर्फ एक उद्देश्य से, वोट 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 वोट, राजनीति 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 राजनीति, चुनाव 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 चुनाव, ये एक जो है ऐसी चीज अजीब सी हो गई है इस पार्टी के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, जिसकी मैं समझता हूँ समर्थन नहीं करती, बल्कि ऊपर से माननीय अमित शाह जी को, माननीय प्रधानमंत्री को इस पर रोक डालनी चाहिए। उल्टा वही उसको बढ़ा रहे हैं। और इससे होता क्या है, एक इसमें और पहलू है जो आप शायद पूरी तरह से लोग भी नहीं समझ पाए हैं। एक बहुत बड़ी हमारे देश में कई 2-4 स्तंभ थे। एक था, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल सर्विस एनोनिमिटी, रीढ़ की हड्डी मानते थे हमारे देश की, और वो एक पर्दानशीन महिला की तरह थी, मजबूत लेकिन पीछे। उसी प्रकार से आर्मी एनोनिमिटी, एक छोटा उदाहरण दूं, मैं पूरा अपना शिक्षा मैंने इंग्लैंड में प्राप्त की, वहां पर कोई बातचीत में आर्मी को लाता नहीं कभी बीच में, किसी भी तरह की बातचीत में सिर्फ एक साथ बोलते हैं और आर्मी खुद सामने नहीं आती है। आज जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े स्तंभ को तोड़ रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, क्षीण कर रहे हैं, क्योंकि
जैसे जैसे समय जाएगा लोग लाएंगे और बाद में आर्म्ड फोर्सेस भी आ जाएंगी इसके अंदर। जी जी और अंत में मुझे तो काफ़ी आश्चर्य लगा और मैं सिर्फ आशा विश्वास कर सकता हूँ कि माननीय हमारे एयरफोर्स के हेड को कोई क्षति नहीं पहुँची। उन्होंने जब सीधा सीधा कह दिया उसको भी मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इस सरकार में ऐसी निंदा नहीं कहूँगा, ऐसी साफगोई को पसंद किया जाता है। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ें हमको एक परिधि, एक अनुशासन के अंदर रखना चाहिए। लेकिन अगर राजनीति की बात हो रही है डॉक्टर साहब, तो राजनीति में अगर हम ये देखें कि 22 अप्रैल और 10 मई के बीच में जो हुआ, ये 18 दिन, ये मुझे लगता है ऐसा कि मोदी की राजनीति के सबसे कठिन पहलू थे। हम सेनाओं ने क्या किया उसकी मेरिट डिमेरिट हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, पाकिस्तान को कि हमने सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया आतंकवादी अड्डे और तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ये 18 दिन में सवाल उठ रहे हैं सीज़ फायर को लेकर, सवाल उठ रहे हैं कि वो कैसे पहुंच गए वहाँ तक, पहलगाम तक, मार के चले आए, वो 4 लोग कहाँ हैं। विदेश नीति का खोखलापन सामने आया है जिस पे हम लोग चर्चा डिटेल में करेंगे। और तो ये जो 3-4 चीज़ें 18 दिन में हुई, आज भी देखिए कि ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इस सरकार के लिए कि ट्रंप को कोई सीरियसली लेता नहीं तो सरकार को बड़ी तकलीफ हो गई होती। जी जी ट्रंप साहब शूट करते हैं 24 डायरेक्शन से, लोग उसको मान लेते हैं, चल जाती है बात के भी उन्होंने कहा उसका, लेकिन बात तो सीरियस है। मैं लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना चाहता हूँ, न मैं ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशनल पक्ष में कहना चाहता हूँ, लेकिन ये तो जाहिर है कि खुद सरकार ने कहा है। और जो पहली, आप भूल रहे हैं इस बात को, कि जो पहली अखिल सभी भारतीय पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया था कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, कहा गया था औपचारिक रूप से, सरकार की तरफ से कहा। तो ये अच्छी बात है, मैं सराहना करता हूँ सरकार की इसके लिए, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं समर्थन करता हूँ कि हम लोग साथ मिलकर ही तो निकालेंगे इसका हल। और दूसरा, कम से कम ग्राउंड पे किसी भी कारण से आपको इसको छुपाना नहीं चाहिए कि वो जो 10 लोग कौन थे जिनकी वहां पर लापरवाही हुई, जो 20 लोग कौन थे जिनका वहां नीतिगत लापरवाही हुई। 2 बात ये हो गई। तीसरी बात, विदेश नीति और पक्ष में मुझे काफी दर्द है देख के। उसके बाद देखिए, इसमें 2-3 पक्ष है। प्रयत्न पूरा कर रही है भारत, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं प्रयत्न नहीं करी, करना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। उसके कारण कई हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हमने बहुत हद तक अचीव कर ली थी, और ये सरकार 2000 वाजपेयी सरकार ने, मनमोहन सिंह सरकार ने, और चल रही थी वो बात जिसको डीहाइफेनाइजेशन कहा जाता है, कि एक ही वाक्य में, एक ही ट्रिप में, एक ही संदर्भ में मैं आपका और आपका दोनों की बात साथ नहीं करूं। कि आपको याद है एक वो महिला होती थी रॉबिन रफेल, उन्होंने कहा था कि जब भी आप यहाँ जाएं तो यहाँ भी जाइए। जी। तो ये हाइफेनेशन वर्ड तब से शुरू हुआ था। हमने उसको डीकपल कर दिया था, उसको जुड़वा बच्चों की तरह उनको हटा के अलग कर दिया था, क्योंकि जुड़वा हम है नहीं, जुड़वा हम होना नहीं चाहते, जुड़वा की कोई तर्क नहीं है जुड़वा मानने का। दुर्भाग्य है कि आज विदेश नीति में ये जुड़वापन वापस आ रहा है। ये मेरा इसका बहुत चिंता है, मेरे को बहुत गंभीर मानता हूँ इसको। दूसरा, हमने वो नहीं देखा विश्व भर में एकजुटता हमारे देश के बारे में जो आपने आंतरिक देखी सर्वदलीय पार्टियों के बीच में। राइट। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि देश अमुक एक्स या वाई, लेकिन आम तौर पे देखिए, भारत विशाल देश है, भारत की साइज विशाल है, भारत का मार्केट विशाल है, भारत की क्षमता विशाल है, भारत की जोर सब चीज ज्यादा है। उसके तुलना में जितना कम एकदम अनइक्विवोकल बिना कंडीशन के वक्तव्य नहीं आए हैं, हमारे दोस्तों से भी नियंत्रित आए हैं। तीसरा, ये जो हमने भी वैसे मदद की तुर्की की, जब वहाँ पर हुआ एक आपदा आई, हमने अजरबैजान में बहुत चीज़ें की हैं, उस सबको हम भुनाने में एकदम सफल नहीं हो रहे हैं, बल्कि बीच में OIC इस्लामिक कंट्रीज वाले ऑर्गेनाइजेशन में हमने काफी उसमें इन्वेस्ट किया था जी। मल्टीलैटरल फोरम में आपको मालूम है कितने विजिट्स हुई थी। कश्मीर के मामले में भी OIC न्यूट्रल रहा था। इन सब ने वक्तव्य दिए हैं जी, इन सब ने दस्तावेज दिए हैं जी। ये दुर्भाग्य की बात है। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको हटाओ, इसको हटाओ,
मैं कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी असफलता है, और उसको आप तो नहीं मानेंगे जब तक, तब तक उसको आप नहीं डॉक्टर सुधार सिंघवी, सकते। 71 देशों में 129 विजिट्स हुई हैं 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अच्छा, ये मुझे आंकड़ा मालूम नहीं था। और 11 साल से उनका जो समर्थक मीडिया उसमें डंका बज रहा था विश्व गुरु का, वो तो गुब्बारा फूट चुका। नहीं, तो यही ये जो आपने कहा कि ये ऑप्टिक्स में ज्यादा महत्व देना, उस एक इवेंट को कैसे पूरी तरह से हाउडी इंडिया कह लीजिए, ट्रंप की वो जो पूरी स्टेडियम में हुई थी दौड़ वो कह लीजिए, अहमदाबाद में कह लीजिए, ये सब एक बार बहुत हमको प्रभावित करती है, हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं, हम भारतीय की तरह हम कहते हैं चलो हम भी अब, लेकिन उसका प्रमाणित परिणाम क्या आता है, उसका जमीनी सच क्या निकलता है, उसकी ऑडिटिंग कौन करता है, ये प्रश्न है। जो ये तो मल्टी पहले पार्टी भी हो चुका है। डेलीगेशन भी कह ये तो पहले भी हो चुका है प्रसाद जी, आपको याद है वो जो जी साहब चाइना के जो जी, जिले जी। में आए थे, उसके कुछ ही हफ्तों बाद तो ये हुआ था पूरा उधर लेह लद्दाख की साइड में, जी, डोकलाम दोकलाम, कितने 2 हफ्ते का भी फर्क नहीं रहा होगा उस वक्त। जी, तो ये ऑप्टिक्स वर्सेस सब्सटेंस, फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस वाला जो एक डाइकोटोमी और डिबेट है, इसमें बहुत जरूरी हमको, और ये सब सरकार ही कर सकती है। कोई विपक्ष हम कहते हैं तो हम तो गैर राष्ट्रीय हो जाते हैं, हम राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, लेकिन इस पे क्या किसका, हम तो चाहते हैं कि ये मजबूती हाइपरेशन कैसे हो अभी सकता जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन गए, है? हाँ, अभी भी हैं, वो यात्राओं पे हैं, उनको बहुत बड़ी कामयाबी उनको भी हासिल नहीं हुई। खैर मैं देखिए मल्टी पार्टी डेलीगेशंस को भेजने की प्रक्रिया का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि कम से कम हमारी बात तो रखेंगे, आप सुनने वाला माने नहीं माने वो बात की बात है, लेकिन हमारी बात रखना और विभिन्न दिशाओं में फैलना और जाके करना, वो बात प्रक्रिया का कोई मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन साथ साथ वहाँ पर मत आप खुला रखने दीजिए। वहाँ पर ये नहीं समझिए कि जो व्यक्ति अपना एक मत रखता है वो राष्ट्र विरोधी है या सिर्फ आपकी तरह बोलने के बाद राष्ट्र समर्थी है, वो होना चाहिए। इसके बाद इसकी ऑडिटिंग करनी जरूरी है, आवश्यकता है जी, हर चीज का एक ऑडिट परिणाम होना चाहिए, जमीनी सच होना चाहिए कि क्या आपको मिला एक्चुअल चीज में। हमारे कौन है, देखिए यूएसए से हम कभी कभी इतने करीब नहीं हुए, यूके से हम करीब हैं, जर्मनी हमारा मित्र है, फ्रांस से हम इतना खरीदते हैं कि वो मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा मार्केट तो भारत ही है। जी, लेकिन आप तो यहाँ सबसे आपको किस प्रकार का यूरोपियन यूनियन का रेजोल्यूशन कहाँ है, जी, संयुक्त राष्ट्र में ऐसा बिना कंडीशन का रेजोल्यूशन कहाँ है? जो चाइना वीटो करता है उसको छोड़ दीजिए, आप उसको नहीं गिनते हैं, मैं मानता हमेशा हूं। से करता रहा। हाँ, लेकिन बाकी चीजें देख, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठता है, और इसीलिए ये एक कारण है, कई और भी कारण है जिसमें संसद में इसकी चर्चा होनी चाहिए। गणतंत्र, मेरे गणतंत्र और आपके पाकिस्तानी नॉन गणतंत्र में फर्क क्या, यही तो है ना। आप पाकिस्तान से हैं, आपका कोई गणतंत्र नहीं है इस तरह का। हमारे संसद में गणतंत्र की परंपरा है, ये डिस्कस करना चाहिए। चीन का जब हुआ था युद्ध, बल्कि मेरे को याद नहीं है, बट वो महीनों के दौरान संसद बैठा, चीन के युद्ध के दौरान बैठा। जी जी जी। एक हफ्ते। और चीन का युद्ध तो काफी मतलब माननीय नेहरू जी को बहुत अपमानित किया जाता था। जी। और वहां पे ये भी और बात व्यवस्थाएं आई थी थी उनकी उस वक्त। वहां ये भी बात आई थी तैयारी डॉक्टर नहीं सिंघवी की वो सत्र जो है वो इन कैमरा किया जाए, यानी वो गोपनीय हाँ, किया जाए। नहीं, तो नेहरू जी ने transparent मना रखो। किया कि नहीं, इसको पब्लिक होगा ये। पब्लिक ये सब चीजें आज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई है, एक हिचक के साथ बोलनी पड़ती हैं, एक भय के साथ बोलनी पड़ती हैं, और इसमें उसको बस उड़ा दिया जाता है मजाक में, आप ये कैसे कह रहे हो, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हो। अरे हम राष्ट्र को इससे मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दो चीजें आप तो बहुत इनोसेंटली कह रहे हैं सिंघवी साहब कि विदेश जाना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए। जो डेलीगेशन गया है, चूंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहाँ पार्टी विशेष नहीं है, ये भी मान रहा हूँ, और बहुत सही है कि आप भारत का वहाँ पे पक्ष रख रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में बता रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, ये सब आप दुनिया को बताने के लिए गए हैं 33 देशों में। लेकिन यहाँ पे जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी, उसने कांग्रेस पार्टी को खासकर 2 भाग में बांट दिया है। एक भाग वो है जो सत्ता का समर्थन कर रहा है, जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लोग, जो 4 लोग गए हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। बाकी जो इसकी बात नहीं कर रहा है या जो आलोचना कर रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की राजनीति देख रहा है, वो पाकिस्तान परस्त हैं। आप कौन से हैं? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करने वाले बीच वाली कैटेगरी हूँ। देखिए, इसमें कोई विरोधाभास है नहीं,
विरोधाभास बनाया जा रहा है। विरोधाभास कई बार वक्तव्यों से आता है। हर व्यक्ति का बोलने का स्टाइल अलग होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो त्रुटियां निकालते हैं या निंदा करते हैं और जो और तरीके से बोल रहे हैं वहाँ, वो दोनों के दोनों उतने ही राष्ट्रवादी हैं। मुझे इस पर कोई संदेह नहीं कहना। बिल्कुल। एक मत का और पक्ष का एक दूरी है, तो मैं इसमें भी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि इसको समन्वय के साथ किया जा सकता है और ये बात ज़रूर है कि इसमें सुर्खियाँ होती हैं, इसमें मज़ा आता है और वो चल रहा है। हाँ नहीं, सर्वदलीय बैठक में जब आप लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं और जो डिसीजन लेना है मोदी जी लीजिए आप, तो उसके बाद तो कुछ सवाल ही नहीं आता है। सवाल बनता पूरी ही छूट डिसीजन का सवाल नहीं होता। हर प्रकार से छूट ही नहीं, समर्थन है हर चीज़ का सवाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के और लोगों के ट्वीट्स देख रहा हूँ मैं, तो उन ट्वीट से ऐसा संकेत मिल रहा है कि शशि थरूर ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर लिया। अब किस ए ने की लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस या बी ने की? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से न लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने वाला बिल्कुल, बढ़े आगे। लेकिन बहुत मजेदार चर्चा हो रही है, गंभीर मसले पे इस ढंग की चर्चा दर्शकों को भी उम्मीद है कि अच्छी लगेगी सुनने में, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आनी भी चाहिए जो हम बहुत हल्के वे में भी लेकिन बहुत उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जैसे विदेश में हमारा विदेश, खासकर दूसरे देशों के साथ में भारत का संबंध कैसा आज की तारीख में है, और इस ऑपरेशन के बाद वो क्लियर हो गया है, पिक्चर क्लियर है कि कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। ऐसे में जो एयर चीफ मार्शल अमरजीत सिंह का जो बयान आया है, वो क्या लगता है आपको, वो एक डरावनी पिक्चर हमारे सामने नहीं रखता? देखिए, जहाँ तक मैंने सुना है, एयर चीफ मार्शल बड़े अच्छे प्रबुद्ध व्यक्तित्व हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं और एक सोल्जर हैं, एक सिपाही हैं जी। इन्होंने, मैं समझता हूँ, बड़े स्पष्ट वाक्य में अपना एक मत रखा है और मैं समझता हूँ प्रेरित वो सिर्फ राष्ट्रहित से है। बिल्कुल है, सीधा दिखता है। अब उसमें उनका जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि कई दशकों से भारत को तंग कर रहा है और मैं समझता हूँ ये चीज़ भारत को तंग अलग अलग सरकारों में किया है, उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है, तो उसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। वो है विलंब जी। और आत्मनिर्भरता का कोई भी निंदा नहीं करता है, लेकिन आत्मनिर्भरता के साथ साथ एफिशिएंसी चरम सीमा पे होनी चाहिए, खास तौर से ऐसे वक्त। तो उन्होंने ये अंकित किया है, ये भी मैं समझता हूँ सराहनीय है। बल्कि मैं सच बोलूँ तो थोड़ा आश्चर्यजनक है कि उन्होंने इतने स्पष्ट रूप से डिफेंस मिनिस्टर के सामने कहा और मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं समझता हूँ कि दोनों को बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, उसको सुधार की बात करनी चाहिए। अगर आप उसके बाद अगर स्नाइपिंग करेंगे इस पर या किसी रूप से एक आरोप प्रत्यारोप को समझेंगे तो वह गलत होगा। और इस पर कोई शक नहीं है कि हम बहुत गौरवशाली फील करते हैं कि हमारी अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल होते हैं, लेकिन साथ साथ आपको हमारी उन सब एजेंसीज पे समय सीमाएं बांधनी चाहिए। बिल्कुल। कि जब मैंने प्रशांत जी से ऑर्डर किया तो प्रशांत जी को 1-2 महीने का विलंब अलाउड होता है, राइट। जब 2 महीने का विलंब 12 महीने का विलंब हो जाता है तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि उस दौरान पाकिस्तान या कोई आदमी आप पर आक्रमण नहीं करता। लेकिन उनका की अच्छी बात डॉक्टर सिंघवी, उनका जो फ्रस्ट्रेशन एयर चीफ मार्शल का दिखाई दे रहा है, उसके अगर बिटवीन द लाइन्स में पढ़ूं तो प्रोक्योरमेंट में बहुत तब्दीलियां हुई हैं पिछले 10 सालों में मोदी जी के आने के बाद, और बहुत सारी पॉलिटिकल फैसले ज़्यादा हो रहे हैं और जो प्रोफेशनल इनपुट होना चाहिए सेनाओं का, जैसे फॉर एग्जांपल सेना, मैं अगर राफेल का एग्जांपल लूँ तो सेना की डिमांड थी, एयरफोर्स की डिमांड थी 124। सेना के पास 5 ऑपरेशनल कमांड है एयरफोर्स के, वो 5 ऑपरेशनल कमांड उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जहाज, तो उनकी 124 की बड़ी लाजमी वो थी डिमांड, उसको आपने 36 कर दिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बगैर कर दिया। राफेल को लेके सवाल खड़े हुए हैं इंटरनेशनल मीडिया में बहुत, उनकी ज़्यादा निर्भरता एक देश पे, हाँ, ये और सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, इन चीज़ों में हम ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास सब तथ्य नहीं होते जी। मेरा तो 2 चीज़ इस पर सिद्धांत है। एक तो एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, DAC पुरानी है, अंतिम निर्णय उसको लेना होता है, लेकिन वो निर्णय उस काउंसिल में पूरी तरह से प्रोफेशनल इनपुट से आता है, सिपाही के इनपुट से आता है, न कि आपके और मेरे।
जी एडमिनिस्ट्रेटिव के इनपुट से कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा, कई बार ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई मांग इतनी है, लेकिन तुरंत करने के लिए उसको आधी या 1/3 करके ख़त्म करो। वो कई बार काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो आप समय के लिए जी रहे हैं, उस पल के लिए जी रहे हैं, न कि भविष्य के लिए या मध्यम समय के लिए। ये थोड़ा सा हमको रखना चाहिए। लेकिन एयर मार्शल ने एक दूसरा ज़्यादा गंभीर मुद्दा उठाया है, वो ये कि जहाँ पर आप आंतरिक निर्माण करते हैं जी, वो निर्माता जो है आपके स्वदेशी, वहां पर आपको तेजस की एक बात उन्होंने कैरेट और स्टिक पॉलिसी करनी पड़ेगी। रिसर्च में भी, इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी में भी, डिलीवरी में, रिसर्च से लेके डिलीवरी तक, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसलिए सिर्फ कि अगर ये निर्माता अगर विदेश का हो तो आप तो कैंसिल कर दोगे। वो बात उन्होंने अंडरलाइन की है जी। और कई बार ये ज्यादा बेहतर है कि आप आत्मनिर्भर को छोड़ के बाहर से लें, अगर आपको वास्तविक आवश्यकता है और आपका जो आत्मनिर्भर सोर्स है, स्वदेशी सोर्स, वो आप जानते हैं कि पहले कई बार उसने समय सीमा का उल्लंघन किया। ये बात उन्होंने कही, बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। इसी से रिलेटेड, हालांकि अभी आप बता रहे थे करगिल वार के समय में अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल जा रहे हैं और भोपाल में पहले से 1000 से ज़्यादा, अखबारों के हिसाब से बता रहा हूँ, खबर के हिसाब से ज़्यादा कटआउट्स लगाए गए हैं, लगाए जा रहे हैं। यही बहुत, कर्नल सोफिया के और विवेका सिंह के, इनके एक तरफ अभी भी कर्नल सोफिया को आतंकवादी के बहन कहने वाले के ऊपर केसेस चल रहे हैं, विडंबना है, और दूसरी खुले घूम रहे वो मंत्री। ये दोनों चीजें अलग अलग रूप में एक बहुत ही भर्सना योग चीजें हो रही हैं। जहाँ तक वो व्यक्ति, अब वो तो कहेंगे कि इस वक्त वो कोर्ट के आदेश के अंदर चल रहे हैं और SIT चल रही है, वो मान लीजिए मैं कोर्ट के आदेश की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर वो चल रहा है मामला, आप SIT चलाएंगे, लेकिन आपने पार्टी के अंदर क्या एक्शन लिया? वो तो था आदेश, और जो केस था वो था कि ये आदमी अरेस्ट करेंगे कि नहीं उनको, वो एक अलग छोड़ दीजिए, अरेस्ट हुए नहीं हुए, चल रही है SIT, और वो उनको बोलने से प्रतिबंध किया गया वगैरह। पार्टी के रूप में क्या किया? अगर अभी कोई प्रादेशिक पार्टी होती और ये करती, कोई राष्ट्रीय पार्टी होती करती, तो आप तो उसकी हर प्रकार से भर्सना करते। तो पार्टी में आपने कुछ नहीं किया, उल्टा समर्थन किया एक तरह से। दूसरा, ये भी सस्तीकरण का एक, राजनीतिकरण और सस्तीकरण का एक द्योतक है। आपकी रैली तो राजनीतिक होगी ना, उसमें आर्मी अफसर कैसे आ गए? सोफिया जी ने तो नहीं कहा कि मेरे को लाओ इसमें, भूमिका जी ने तो नहीं कहा कि मेरे को लाओ इसमें। वो अपने बहुत सौम्य तरीके से, परिपक्व तरीके से अपना काम करती हैं, बताया। आप उसको भुना रहे हैं पोस्टर में, अपने वक्तव्यों में आप स्पीच सुन रहे हैं। उनके परिवार को बुला लिया कलेक्टर से कह के फूल बरसाने के लिए। देखिए, इससे इस केस में कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन भविष्य के लिए एक सिद्धांत गलत हो जाता है। जी, वही क्या इसका अगला कदम ये होगा कि इन लोगों के परिवार बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? क्या उसका अगला कदम ये होगा कि वो उसका समर्थन करने के लिए वापस जवाब देंगे? उससे सबसे ज्यादा नुकसान ऐसे अपराइट, फैंटास्टिक, अच्छे अफसरों का होगा। ये चीजें सोचने वाली, इसमें परिपक्वता चाहिए। आप सिर्फ उस पल के लिए, क्षण के लिए जीते हैं कि जब आपको वोट मिल जाए, 15 वोट एक्स्ट्रा मिल जाए, 10% यहाँ जीत जाए हम। ये नहीं हो सकता, ऐसा अप्रोच नहीं है। अब आप देखिए, ये भी बंगाल में और बिहार में सबसे ज्यादा होने वाला है, शुरू हो गया है जी। बंगाल में दूरगामी रूप से और पंजाब में, बिहार में अभी निकट भविष्य के रूप से। हर बिहार के प्रोजेक्ट में, हर बिहार के यात्रा में, हर बंगाल के प्रोजेक्ट या यात्रा में आप कहीं ना कहीं सीधे या परोक्ष रूप से इसके तरफ आप एक पाएंगे। ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस की उपलब्धि है, आप ये भी कह सकते सरकार की उपलब्धि है, लेकिन राजनीतिक रैली में ये उपलब्धि की बात करना तो सस्तीकरण, राजनीतिकरण है। जी, आर्मी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, डिफेंस फोर्सेस, और वो बहुत, जैसे आपने कहा कि वो बहुत ऑटोनोमस रहा है, और ऑटोनोमस एंड एनोनिमस भी रहा है। एनोनिमिटी इज इट्स बिगेस्ट स्ट्रेंथ। और ये बड़ी खूबसूरती हमारी सेनाओं की रही है कि उन्होंने दूरी बना के रखी है राजनीति से। एक और इंस्टीट्यूशन जिससे सीधा आपका ताल्लुक है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का परसेप्शन पिछले कुछ वर्षों में बहुत खराब हो रहा था, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जब आरती करते हुए देखे गए, या राज्यसभा चले गए गोगोई साहब, या किस तरीके के फैसले आए, तो पब्लिक परसेप्शन उसका बहुत
नीचे गया था, ये बात सब सर्वविदित है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं, जो पूर्व चीफ जस्टिस होगा जस्टिस खन्ना, और अभी जो रिटायर हुए जस्टिस ओका, उन तीनों ने ये कहा कि हम कोई सरकारी पद नहीं लेंगे रिटायरमेंट के बाद। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें कई अलग अलग पहलू हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें एक यूनिफॉर्म, एक सबके लिए बराबर एक नियम या नीति नहीं है। ये प्रॉब्लम भी है। आज कोई नीति नहीं है सरकारी नौकरशाही के उसमें जोन में, आपको एक जिसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं है। ये किसी रूप से, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से या किसी स्तर पे किसी के लिए नहीं है, जहां तक न्यायपालिका का सवाल है। ये एक बहुत बड़ी गैप है जी। इससे क्या होता है कि आप सबको एक समान मापदंड से जज कसौटी पे नहीं कर सकते। दूसरा, इंडिविजुअल लोग जो कोई कहते हैं तो इसकी सराहना बहुत होती है और मैं समझता हूँ सही है, और उनके ये, लेकिन इंडिविजुअल एक निजी निर्णय होना पड़ता है, क्योंकि नीति तो है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं कि मैं करूंगा या मैं कोई पद लूंगा तो मैं गलत हूं, क्योंकि कोई नीति नहीं है इसके बारे में। तो एक समान नीति बनाना अति आवश्यक है, मेरा मानना है। और ये देखिए, ये हमेशा से हुआ है, ये समय का मोहताज नहीं, लेकिन अभी तक अपवाद रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त सुप्रसिद्ध ब्रिलियंट आदमी हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश हमारे देश में, बहुत माने हुए और बहुत तेज तर्राट, बहुत स्वतंत्र, सुब्बाराव साहब। सुब्बाराव जी बहुत अच्छे माने गए हैं, लेकिन उनकी इतनी महान उनकी छवि थी, उसको क्षति पहुंची 60s में, जब 3 महीने पहले अपने समय से या 2 महीने पहले सेवानिवृत्त होके वो राष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए जी। किसी ने ऐसा कोई आक्षेप नहीं था कि उन्होंने कुछ निर्णय दिया था पहले होने से, लेकिन ये सब चीजें परसेप्शन की, दूरी की, निष्पक्षता की होती है। तो सबसे जरूरी इसमें मैं सराहना करता हूँ तीनों लोगों की। तीनों लोग हैं भी ऐसे जो अपने काम से, देखिए, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वो सरकारी पद नहीं लेता है, वो ये तो नहीं कहता है कि वो काम नहीं कर सकता है। अच्छे लोगों के लिए बहुत काम है। मैं नहीं समझता कि माननीय गवाई साहब जब रिटायर होंगे या संजीव खन्ना साहब रिटायर हो चुके हैं और ओक साहब को काम या आर्बिट्रेशन या ओपिनियन की कमी होगी, उल्टा उनको मना करना पड़ेगा। अभी मैंने ये केस किया कल, जिसमें पहला नाम आया मध्यस्थता के लिए, मीडिएशन के लिए कोर्ट में, कल ही की बात है। वहाँ ओक साहब का नाम दे, सबसे इनको करना चाहिए मीडिएशन। एक हस्बैंड वाइफ का बहुत जबरदस्त झगड़ा था। तो ये नहीं समझिए कि वो एक बेरोजगार लोग हो जाते हैं या दयनीय स्थिति में, लेकिन ये सही सिद्धांत है कि जो आप परसेप्शन, एक संदेश देते हैं देश को, आज भी सभी अंगों में सबसे ज्यादा अगर झुकाव है लोगों का, बहुत सारे सिनिसिज्म और निंदा के बाद भी, वो है न्यायपालिका। उसको बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनकी आप निंदा अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नियम नहीं बनाया। एक के बाद नियम होना चाहिए जी, या तो प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मेरा मानना है, मेरा निजी मानना है जी, ये पार्टी की बात नहीं है, प्रतिबंधित होना चाहिए। सिर्फ नियम कूलिंग ऑफ का नहीं, प्रतिबंधित होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खासतौर से उच्चतम न्यायालय में सब कुछ देख रखा है, 65 साल तक होता है। देखिए, इसमें एक और चीज है, ये सब चीजें लिंक्ड होती है। उच्च न्यायालय में इस रूल को 65 साल होना ही होना चाहिए। तब आप ऐसे, ये भी थोड़ा अन्याय है कि आज जबकि 80 साल तक या कम से कम 75 साल तक आयु की लिमिट हो चुकी है, तो आप 62 में किसी को रिटायर कर देते हो और फिर कहते हो कि आप पद भी नहीं ले सकते जी। तो 65 करिए और फिर एक यूनिफॉर्म रूल करिए, और मेरा मानना है प्रतिबंधित करिए। लेकिन एक के बाद एक 3 जजेस को, जिसमें 2 सीजे आए, ये करना क्यों पड़ा, कहना क्यों पड़ा? ये नहीं, ये निजी कॉल होता है, निजी कॉल। कुछ हद तक ये भी होता है कि एक व्यक्ति का एक पर्सनैलिटी होती है, उनकी सोच होती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं तीनों को जानता हूं, और हम तो बार में पहले भी कहते थे कि ये तीनों कहने वाले हैं, या कहेंगे नहीं तो भी करने वाले हैं। अब इसका मैं ये नहीं कह सकता कि जो लोग थोड़ा, कई लोग पद को भी गरिमा के साथ कर सकते हैं, लेकिन जहां पद सरकारी है वो चीज बंद कर देनी चाहिए। राज्यपाल, अब देखिए स्टैट्यूटरी कुछ चीजें हैं, NHRC वगैरह, वहां तो सिर्फ जज ही बन सकते हैं, लेकिन कोई छोटी मोटी कमिटियां, राज्यसभा पोस्ट,
और इसमें मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ जी कि तूने भी किया था तो मैं भी कर रहा हूँ, मैंने भी किया तूने भी किया था। दो गलतियों से एक सही नहीं होता है। लोगों ने गलतियां की है पहले, हमने भी की गलतियां, लेकिन ये 3-4 कंट्रोलर ऑडिटर की पोस्ट से हटने के बाद, अब आज देखिए सीईसी के हटने के बाद आम हो गया है, आम हो गया, ये प्रैक्टिस बन गई है जी कि सीईसी को कुछ तो कुछ और मिलना चाहिए बाद में। तो ये 3-4 जो पोस्ट हैं जो कि पूरी राजनीतिक है, उनको न्यायपालिका से दूर रखो, और इसके लिए आप एक संवैधानिक संशोधन करो, नहीं तो कानून बना दो, प्रतिबंधित कर दो। जी तो ये क्योंकि भारत के देश के लोगों की आस्था का मामला है, ये बिल्कुल विश्वास का मामला है। लेकिन ये बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। जहां तक इंडिविजुअल का सवाल है वो है। मुझे इन 3 व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी आश्चर्य नहीं है, मुझे पहले से ही मालूम था उनका लेकिन मैं आमतौर की बात, कोई फायदा नहीं कि आप ऐसा बोल दें, आप बोल दें और कल 10 लोग नहीं करें। मैं एक सामूहिक रूप से, संस्थापिक रूप से क्या होता है उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीजेआई साहब ने कहा, जस्टिस ओक जब रिटायर हो रहे थे, तो हो सकता है कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करें लेकिन सरकारी पद नहीं है। एक ही हाईकोर्ट में काम किया है उन्होंने पहले, जी मुंबई और नागपुर में। लेकिन कोर्ट से ही एक मामला और भी है और बहुत चर्चा में रहा, जस्टिस यशवंत वर्मा जी का मामला। उनके घर में अचानक गोडाउन में आग लग जाती है, नोटों की गड्डी, और वो बहुत ही जूम इन पिक्चर्स आते हैं जिसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल ये है कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, एसआईटी जांच वांच, इसके बाद एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। अब उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि शायद मानसून सेशन में इम्पीचमेंट लाया जाए। कैसे देखा जाए इस पूरे मामले को? यहाँ 2 चीजें हैं। एक ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया, एफआईआर तो कम से कम होना चाहिए था, और सरकार अब सही करने जा रही है। क्या है एक इसमें 2-3 चीजें हैं। बल्कि मैं था संसदीय समिति का अध्यक्ष 12 साल 14 साल पहले, जिसने 2011-12 में मैं अध्यक्ष था, लॉ जस्टिस एंड पर्सनल वाली जो संसदीय समिति है, स्टैंडिंग कमेटी। तो हमने प्रस्तावित किया था जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल। क्या प्रॉब्लम है राजीव जी? इम्पीचमेंट एक मृत्युदंड है, और विचित्र बात यह है कि ऐसी किसी चीज के लिए मृत्युदंड से कम कोई पनिशमेंट नहीं है। इट इज लाइक सेइंग कि राजीव रंजन हैज कमिटेड मर्डर, द ओनली पेनल्टी इज नॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नॉट 15 years, not 30 years, but the only possible consequence is death. तो आपने इम्पीचमेंट को चूंकि सिर्फ एक मृत्युदंड के बराबर किया है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत कर दिया है, इसलिए आसान नहीं करना। आप देखिए कितने स्टेप्स हैं। पहले इन हाउस प्रोसीजर है, वो समिति कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे चीफ जस्टिस एक सुझाव देते हैं। वो सुझाव पहले, स्टेप 3 बोल रहा हूं मैं, केंद्र सरकार उसको फिल्टर करती है। केंद्र सरकार अगर सहमत है तो फिर वो मूव करवाती है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, 100 एक जगह या 50 दूसरी जगह मिनिमम जी। वो जो मूव होता है तो उसके बाद एक समिति बनती है ऑफिशियल, जो एक उच्चतम न्यायालय के जज या चीफ जस्टिस की, एक उच्च न्यायालय के, और एक सुविख्यात सुप्रसिद्ध जूरिस्ट की। फिर वो रिपोर्ट देती है। अगर वो रिपोर्ट जज के पक्ष में आती है तो मामला खत्म, अगर वो उनके विरुद्ध आती है तो फिर डिबेट शुरू होता है उस कॉपी देने के बाद जज को पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट का वोट होता है 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट इन वोटिंग, सब्जेक्ट टू 50% पूरे हाउस का, और फिर वो इम्पीचमेंट हो सकता है। एक ही बार हुआ जस्टिस रामास्वामी का। नहीं, रामास्वामी का हुआ नहीं ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, उस प्रोसेस तक आया, 3 बार वो बीच में रुक गया, प्रोसेस तक आया, वोट नहीं बताया। तो मैंने भी आपको लगभग 9 या 10 स्टेप दिखा दिए। अब किसी गणतंत्र में इतनी स्टेप्स होना, तो वर्चुअली जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो हमने प्रस्तावित किया था, उसमें हमने कहा था कि ग्रेडेड हायरार्की होनी चाहिए, चेतावनी से लेकर लंबित सस्पेंशन होने से लेकर 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक काम नहीं देने से लेकर इंक्रीमेंट रोड, इस तरह के 4-5 लेके फिर अंततोगत्वा हो सकता है, क्या कहते हैं, मृत्युदंड, इम्पीचमेंट। अब ये प्रॉब्लम, वो कानून पास थे, वो रिपोर्ट गई सरकार को, पढ़ी रही, बाद में वो कानून बना नहीं। तीसरा, मेरा मानना है कि ऐसी सिचुएशन में जहां की अभी पारदर्शी रूप से लग रहा है कि ऐसा हुआ है,
समिति की रिपोर्ट भी उनके अगेंस्ट गई है, लेकिन ये समिति रिपोर्ट वो वाली समिति नहीं है, ये है इन हाउस वाली जी। तो नॉर्मली मैं समझता हूं कि जज को, अब देखिए मुझे दुख होता है, मैंने तो पब्लिकली कहा है कि इतने ज़्यादा अच्छे जज जिन्होंने काम किया, जो हम लोग सब पेश हुए, हमको तो बहुत ही हम बहुत उनसे इम्प्रेस रहे, प्रभावित रहे कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे, काम में अच्छे, ज्ञान में अच्छे। उसके बाद ये सुनना मुझे बड़ा अजीब लगता है, और दिल्ली उच्च न्यायालय में भी यही मत था। जब इतनी उसमें एक जिसे कहते हैं कि निरादर हो चुका है, मानहानि हो चुकी है, तो खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए। राइट। ये मेरा निजी मत है, मैं किसी पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, और मैं इस बात का आदर करता हूँ कि वो ये नहीं मानते हैं, नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब जब नहीं करेगा कोई व्यक्ति तो फिर ये पूरा प्रोसेस चलेगा। आखिरी मुद्दा, इसमें आप ये निंदा नहीं कर सकते FIR कर दो, क्योंकि ये जो प्रोसीजर बनाया आपने 3-4, उसमें आपने इनको हटा दिया है, इस प्रक्रिया को ही हटा दिया है। अब ये गलती आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये सिस्टम है। जी सिस्टम होगा, पहले आप इंक्वायरी बिठाएंगे, वो रिपोर्ट आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाएगी, तो ये भी एक गलत है। इसीलिए अगर आपके पास इससे कम होते कोई 2-4 ऑप्शंस और सिर्फ इम्पीचमेंट एक सीरियस वाले में होता तो फिर आसान रहता। तो इसकी भी हमको संस्थापिक, यशवंत वर्मा के हिसाब से नहीं, संस्थापिक रूप से संशोधन जरूरी है। और आज तो मैं समझता हूँ कि समय आ गया है, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, भविष्य की बात। यशवंत वर्मा को उनसे आप डील नहीं कर सकते, उनको तो आज के कानून से डील करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित रूप से समय आ गया है कि जनता जनार्दन में हौसला अफजाई के लिए, जनता जनार्दन में एक विश्वास जगाने के लिए कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ FIR क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वो कानून नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। कोर्ट से ही एक और मामला आया, कॉपीराइट का मामला आया, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूँगा। कॉपीराइट का मामला एक्चुअली है क्या कि वो हम लोगों के पेशे से रिलेटेड है कि हम लोग जो वीडियो यूज करते हैं, आपकी जो बाइट है, आपके बयान हैं, उसको कोई और एजेंसी है, और होता ये है कि कुछ एजेंसियां जो हैं वो कई लोगों को अपनी सर्विस देती हैं, उनकी सर्विस हम खरीदते हैं, और लेकिन वहाँ पर भी फेयर यूज का मामला है। तो थोड़ा सा हमारे जो वो उस तरह के साथी जो ऑलरेडी इस पेशे में हैं, उनके लिए मैं आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि ऑफिशियली कॉपीराइट एक्ट है क्या, और इसमें किसी तरह के जो कानूनी प्रक्रिया है उससे कैसे बचा जाए। देखिए राजीव जी, इसमें मैं किसी कोई लंबित मामले के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था या अमुक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं है, संज्ञान भी नहीं है मुझे कितने मामले इस तरह के चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। लेकिन 2-3 जो नीतिगत बातें हैं, कानूनी बातें हैं, वो सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, पहली बात, कॉपीराइट एक्ट आपकी इजाद, आपके मस्तिष्क की एक चीज़ को बचाने, प्रोटेक्ट करने के लिए सही है, इसलिए बनाया गया था। लेकिन कॉपीराइट एक्ट में ही हर देश में और हमारे एक्ट में विशेष रूप से भी प्रावधान मेरे सामने नहीं है, एक नहीं कई प्रावधान, जिसमें जिसको फेयर यूज़ कहते हैं वो पूरी तरह से अनुमोदित होता है, अलाउड होता है, अनुमति होती है उसकी कानून द्वारा। फेयर यूज़ के अलग अलग पक्ष हैं। आप अपने केसेस की बात छोड़िए, मीडिया की बात छोड़िए, आप आम आदमी, हम तो, मैंने PhD की है तो मैं तो कॉपीराइट हर दिन ही वायलेट करता था। 100 किताबें तो पढ़ी होंगी, 2 लाख पन्नों की, 2 लाख शब्दों की मेरी PhD है। उसमें साइटेशन, कोटेशन, रिसर्च, उसको अगर आप प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि रिसर्च इंक्रीमेंटल बढ़ती है, मैं आपके और आपके लेखों के आधार पर थोड़ी सी आगे 1 मिलीमीटर स्टेप लेता हूँ, उससे देश के पूरी विश्व का पूरा नॉलेज का सहार बढ़ता है। तो ये फेयर यूज का एक उदाहरण हुआ। इसी तरह से अगर आपके मीडिया का उदाहरण लिया जाए और 10 लोग मेरे सामने, जो होता है हमेशा, कैमरा लगा के खड़े हैं, अब वो एक बाइट चल जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया, हमारे ज़माने में जब मैं शुरू किया तब तो जाना पड़ता था आप लोगों के स्टूडियोज में। ओबी वैन्स भी नहीं बनी, जब मैंने शुरू किया तो ओबी वैन्स भी नहीं थी। ओबी वैन बड़ी ज़बरदस्ती की ईजाद हुई है। तो हम लोग जाते थे, मैं मजाक करता था जयपाल रेड्डी जी से कि हम लोग 2 घंटे जाना, 1.5 घंटे जाना, 1.5 घंटे आना, हमारे 5 मिनट्स की ग्लोरी के लिए 5 मिनट की ग्लोरी मिलती थी हमें, सुप्रसिद्धि, जिसके लिए जाते थे। तो वो तो कम खत्म हो गया, जाना ही मैंने बंद कर दिया 2003, 4, 5 के बाद। खैर, तो अगर आप इस प्रकार से बाइट लेते हैं 10-15 लोग, और उस बाइट को चलाया जाता है सार्वजनिक रूप से, कभी कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई फलाना ढिकड़, आजकल सोशल मीडिया, उसमें ये कहना कि एक व्यक्ति उसमें से पूरी तरह से उसका हकदार है और आप नहीं चला सकते, मैं नहीं मानता। फेयर यूज के डॉक्ट्रिन के विरुद्ध होगा सैद्धांतिक रूप से।
तीसरा, हाँ, अगर पूरा प्रोग्राम, पूरी कंटेंट एक ही व्यक्ति ने बनाया है, ये भूल जाइए कि 10 लोग हैं, एक ही ने बनाया है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको क्रेडिट देके जो भी लाइसेंस फी होती है वो करना चाहिए। अब ये सिद्धांत इंडिविजुअल ऑपरेशन में किस प्रकार से विकृत होते हैं या सही चलाए जाते हैं, वो एक इंडिविजुअल आपके और मेरे केस के बीच में डिपेंड करेगा। जी जी और हर चीज क्या है कि कोर्ट में निर्णित नहीं हो सकती। जी जी आपने मेरे से गलत मांग की, एकदम गलत बेमानी मांग, जी, सिद्धांत विहीन मांग, मैं नहीं दे के भी मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट जाके कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया हम हिंदुस्तान में जानते हैं 2 साल लगेंगे। अंत पे सही आदमी जीतेगा, लेकिन तब तक पूरा वो खत्म हो जाता है सिस्टम। तो इस चक्कर में कई गलत चीजें सिद्धांत बन जाते हैं। मैं दे देता हूं आपको या आप मुझे छोड़ देते हैं, वो दोनों सिद्धांत गलत है, कभी निर्णित होता नहीं है वो। तो इसलिए मैं समझता हूं इसमें एक थोड़ा संशोधन कर देना चाहिए आज, कि जो सार्वजनिक रूप में और जो फेयर यूज है उसकी कैटेगरी थोड़ी स्पेसिफाई कर दें तो बहुत हद तक ये अरे हम सब जानते और ये बड़ा अच्छा सुझाव है। हैं, हम सब जानते हैं कब इन चीजों का वायलेशन होता है, कैसे होता है। हाँ, जिसको हम लोग अपनी मीडिया की भाषा में, न्यूज रूम की भाषा में कहते हैं जनता बाइट। हाँ, तो जो जनता बाइट है, जहाँ 10 माइक लगे हुए हैं, उसका फेयर यूज हो जाना चाहिए। उसको लॉ को आप ऐसे दो एक्सिक्यूट ना चार थोड़ा करें उसको कि उसका मजाक उड़ जाए। हाँ, मैं एक म्यूजिक कंपनी के बारे में जानता हूँ डॉक्टर साहब। वो म्यूजिक कंपनी ने एक अपने जो फिल्मी गाना बनाते हैं वो बैंड वाले को, एक बैंड मास्टर को लीगल नोटिस भेज दिया। हाँ, ये अब टेक्निकली आप लें तो ये है कि अगर मैं कमर्शियली बार बार गाना बजाऊं इनका तो मुझे सिर्फ उस म्यूजिक वाले को नहीं, लेकिन जो जिसने लिरिक्स लिखी उसको भी एक 5 पैसा मिलना चाहिए। जिसकी भी राइट्स हैं, जो राइट्स वाले को पैसे मिलेंगे वो अलग से देगा लिरिक्स वाले को भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज की आप एक उसका मजाक उड़ा दें, मजाक बना दें तो उसका। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे को तुरंत निर्णय नहीं आता है, समय लगता है, तो इसलिए टेस्ट नहीं होते। अगर ये तुरंत निर्णय हो तो जल्दी टेस्ट भी हो जाए। लेकिन इसका संक्षेप में उत्तर ये है, फेयर यूज, जैसे हाथी को हम परिभाषित नहीं कर सकते, हम जानते हैं हाथी क्या है देखने पे, तो फेयर यूज सब लोग समझ जाते हैं। फेयर यूज पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, न उसमें इतना बड़ा शुल्क लगना चाहिए, और फेयर यूज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरे कंटेंट क्रिएटर को, और खास तौर से इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर। अभी आप मृत्युदंड की बात कर रहे थे, चैनल को बंद करना मृत्युदंड है। बिल्कुल, बातें बहुत हो गई और समय कम है, लेकिन आखिरी सवाल जो हमारे दर्शक बार बार मेरे कहते हैं, लिखते हैं, फ़ोन करते हैं कि अगली बार जब सिंघवी साहब से आप बात कीजिए तो पूछिए कि वक्फ बिल पर फैसला कब आएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी न्यायाधीश या खंडपीठ में जहाँ मैं पेश होता हूँ, आज ये खत्म हुआ बहस, हमारा हेडेक खत्म, अब आपका हेडेक शुरू। जी, हमारे याचकों का हेडेक खत्म हो गया है, हमने जो काम करना था कर दिया है, लिखित दे दिया है, अब हेडेक है वहाँ पर। ये प्रश्न आपको वहाँ पूछना चाहिए। जी, वहाँ पूछ नहीं सकते ना, इसलिए। लेकिन अभी तो वेकेशन है, जुलाई में आएगा, जुलाई में निश्चित रूप से करीब मैं कह सकता हूँ। वैसे तो कुछ नहीं कह सकते, कभी भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पे जुलाई में आना चाहिए। आज की तारीख में नहीं है। लेकिन ये खंडपीठ ऐसी नहीं है जो लंबा खींचती किसी, मैं समझता हूँ ये खंडपीठ सबसे जल्दी निर्णय देती है। सुनवाई भी इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत जल्द करने का है। ये तो बीच में छुट्टियां आ गई, अलग बात है, नहीं तो मैं नहीं समझता कि ये 2-3 हफ्ते भी रुकती। इधर हो या उधर हो, निर्णय में विलंब नहीं होता है इन खंडपीठों में जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी, वक्त पे सुनवाई तो अच्छी चली है, व्यापक हुई बहुत। उन्होंने बल्कि जल्दी सुना और 1 दिन दिया था, 3 दिन सुना। 3 दिन सुना। मैं नहीं समझता कि समय में किसी को गिला शिकवा है, हारे या जीते कोई गिला शिकवा नहीं है इसमें। खुलकर, बाकी तो निर्णय पे निर्भर करती है। खुलकर आपने किया, हम लोगों ने उसको पूरा लाइव किया है 3 दिन लगातार। इसलिए लेकिन बहुत अच्छा। और चूंकि इसलिए मैं कह भी रहा था कि लगातार लोगों की इच्छा है कि उस पर क्या फ़ैसला आता है, इधर जाए या उधर जाए, लेकिन जानने की इच्छा है। बहुत सारी बातें हम लोगों ने की सिंघवी साहब, अब अगले एपिसोड में फिर और बहुत सारी बातें करेंगे। और इस बीच आप भी व्यस्त रहेंगे, लेकिन व्यस्तता के बीच आप समय निकालते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इतने सारे मुद्दे आ जाते हैं कि वो कम लगता है। ये अच्छी बात है, आप लोगों के लिए पूरी साइकिल चलती रहती है, हम लोगों के लिए भूल जाते हैं। ये अच्छी बात है गणतंत्र की, बिल्कुल, और लोकतंत्र की, कि ये मुद्दे निकलते रहते हैं अपने आप।
बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि कुछ गंभीर मुद्दों पर सियासत न हो और गंभीरता बनी रहे। लोकतंत्र इसी में मजबूत भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत धन्यवाद। सिंघवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, और बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका जो बहुत गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे थे। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो, कुछ और ऐसी चीज़ें हो जो सिंघवी साहब से जाननी है, तो ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को बताइए कि देश में चल क्या रहा है, और अंदर जो जिन चीज़ों को बहुत सतही तौर पे आप लोग देखते हैं, उन चीज़ों को गहराई से अभिषेक मनु सिंघवी साहब समझाते हैं, बताते हैं, आप लोगों के बीच रखते हैं। उनको भी आप गंभीरता के साथ उसी हिसाब से आगे भी बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।